डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में चैप्टर एवोल्यूशन का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले वाले एपिसोड में हम डार्विन को एक्सप्लेन कर चुके थे। लैमार्किज्म से हम शुरुआत करते हैं। लैमार्क ने भी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया था। लैमार्क की बुक का नाम सबसे पहले नोट करें। लैमार्क की बुक का नाम फिलोसॉफिक जूलॉजिक। लैमार्क की थ्योरी क्या थी? हम थ्योरी अगर देखें तो लैमार्क ने कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लैमार्क के अनुसार वो कैरेक्टर जो स्पीशीज़ को सरवाइव करने के लिए एसेंशियल होते हैं वो अगली जनरेशन में इनहेरिटेड हो जाते हैं। थ्योरी फिर सुने आप। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लैमार्क के अनुसार स्पीशीज़ में वो कैरेक्टर जो उसको सरवाइव करने के लिए एसेंशियल होते हैं अगली जनरेशन में इनहेरिटेड हो जाते हैं। लैमार्क ने अपनी थ्योरी को 4 हेडिंग में, 4 टॉपिक्स में एक्सप्लेन किया था। पहला था टेंडेंसी टू इंक्रीज, राइट? क्या था? टेंडेंसी टू इंक्रीज। मतलब लैमार्क के अनुसार कोई भी ऑर्गन अभी कंप्लीटली डेवलप नहीं है, अभी वो और डेवलप हो सकता है। कोई सा भी ऑर्गन, चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल में हो, ठीक है? तो इसे टेंडेंसी टू इंक्रीज टॉपिक में लैमार्क ने कहा कि कोई भी ऑर्गन अभी कंप्लीटली डेवलप नहीं है, अभी वो और डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। लैमार्क ने कहा कि सभी स्पीशीज़ पर इन्वायरमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और इन्वायरमेंट के इफेक्ट के द्वारा उनमें चेंजेस भी होते हैं, अडेप्टेशन भी होते हैं। तो दूसरी थ्योरी थी उनकी इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। पहला था टेंडेंसी टू इंक्रीज, दूसरा क्या? इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, और तीसरा क्या था? यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। लैमार्क के अनुसार वो ऑर्गन जिन्हें ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल डेली यूज़ में लाते हैं वो और डेवलप हो जाते हैं, लेकिन जिन ऑर्गन्स को वो यूज़ नहीं करते वो धीरे धीरे रेड्यूस होते चले जाते हैं। लैमार्क ने क्या बताया? यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। मतलब लैमार्क के अनुसार वो ऑर्गन्स जिनका उपयोग ऑर्गेनिज्म या एनिमल के द्वारा डेली होता है या वो उसकी नीड है, तो वो ऑर्गन डेवलप होते चले जाते हैं। लेकिन जिन ऑर्गन्स को एनिमल यूज़ नहीं करता है वो धीरे धीरे रेड्यूस हो जाते हैं और रेड्यूस होकर डिसअपियर या वेस्टिजल हो जाते हैं। और इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था स्नेक से। उन्होंने कहा था स्नेक के एंसेस्टर के लेग होते थे, लेकिन स्नेक चलते समय लेग का यूज़ नहीं करता था। स्नेक के एंसेस्टर में लेग थे, पैर थे, लेकिन वो चलते समय लेग का यूज़ नहीं करते थे, तो लेग धीरे धीरे रिड्यूस होते चले गए और आखिरकार डिसअपियर हो गए। ओके। जिराफ के एंसेस्टर की गर्दन छोटी थी, अगले पैर भी छोटे थे। वो लो वेजिटेशन खाया करते थे, मतलब लोअर वेजिटेशन को एंसेस्टर खाते थे जिराफ के। लेकिन जब लोअर वेजिटेशन ख़त्म हुआ तो लोअर वेजिटेशन एकदम से ख़त्म नहीं हुआ, धीरे धीरे ख़त्म हुआ। तो जिराफ ने भी अपनी गर्दन मतलब नेक और अगले पैरों को खींचना शुरू किया, जिससे वो ऊपर की वनस्पति को खा सकें, बड़ी वनस्पति को खा सकें, बड़े वेजिटेशन को खा सकें। चूँकि ये कैरेक्टर उनके लिए एसेंशियल था, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, ठीक है? और वो डेली हमेशा अपनी नेक को खींचते थे
लंबाई में अपने पैरों को खींचते थे। तो धीरे धीरे ये करेक्टर उनके लिए क्या बन गया, एक्वायर्ड करेक्टर बन गया, और एक्वायर्ड करेक्टर बन गया तो इनहेरिटेड होने लगा। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि स्मॉल नेक वाले जिराफ से लॉन्ग नेक वाले जिराफ उत्पन्न हो गए। ठीक है, तो स्मॉल नेक जिराफ जो कि एंसेस्टर थे, उनसे मॉडर्न जिराफ, लॉन्ग नेक वाले जिराफ की ओरिजिन हुई। क्योंकि जिराफ अपनी गर्दन हमेशा खींचते रहते थे, अपने अगले पैरों को लंबाई की दिशा में खींचते थे। ये उनके लिए क्या था, एसेंशियल था, इसलिए इनहेरिटेड भी हुआ और डेवलप भी हुआ। गर्दन लंबी हो गई, अगले पैर लंबे हो गए। लेमार्क ने 4th टॉपिक्स में उन्होंने कहा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। लेमार्क के अनुसार वो करेक्टर जो सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं वो एक्वायर्ड करेक्टर कहलाते हैं, और एक्वायर्ड करेक्टर में टेंडेंसी ये होती है कि वो इनहेरिटेड करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको लेमार्क को एक्सप्लेन किया। एनसीईआरटी में चूँकि लेमार्क इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, तो इसलिए इसे हम इतना ही एक्सप्लेन करके रोक देते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी किसे कहते हैं, सुनिए। पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स को हिंदी में जीवाश्म कहते हैं भाई। फॉसिल्स क्या हैं, जो एनिमल्स या प्लांट अर्थ की सरफेस पर हैं, वो किन्हीं रीज़न से, किन्हीं कारणों से ज़मीन के अंदर दब गए, चट्टानों के बीच दब गए, रॉक्स के बीच दब गए। जियोग्राफिकल एक्टिविटीज़ या जियोथर्मल एक्टिविटीज़ है ना के द्वारा जो अर्थ की सरफेस पर एनिमल और प्लांट्स थे वो चट्टानों के बीच दब गए, कंप्रेस्ड हो गए, और उनके जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो गए, डिजनरेट हो गए, लेकिन जो हार्ड पार्ट थे वो फॉसिल्स में बदल गए। फॉसिल में कैसे बदलते हैं, जैसे बोन्स हैं तो बोन्स में सेडिमेंटेशन होता है, प्रिसिपिटेशन और सेडिमेंटेशन होता है। उसमें सिलिका जाके जमा हो गई, सिलिका कैल्शियम जाके डिपॉजिट हो गया और वो फॉसिल में चेंज हो गए। सबसे अच्छे फॉसिल बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, सबसे अच्छे फॉसिल बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। फॉसिल्स के बनने को फॉसिलाइजेशन कहते हैं। मैंने बताया ना, जब चट्टानों के बीच एनिमल्स दब जाते हैं तो उनके सॉफ्ट पार्ट तो डिजनरेट कर जाते हैं, लेकिन जो हार्ड पार्ट होते हैं उनमें सेडिमेंटेशन होता है। और सेडिमेंटेशन किसका होता है, सिलिका का होता है, कैल्शियम का होता है, लेड का होता है, और इनके सेडिमेंटेशन से वो बोन्स हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाती हैं। उन स्टोन लाइक स्ट्रक्चर को हम फॉसिल कहते हैं। और फॉसिल से मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्टडी की जा सकती है। फॉसिल से मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्टडी की जा सकती है। हालांकि फॉसिल्स हार्ड पार्ट के अलावा सॉफ्ट पार्ट के बनते हैं। रॉक्स के बीच में जैसे पत्तियां दब जाती हैं तो उनके निशान बन जाते हैं, जिसे कहते हैं प्रिंट फॉसिल। ठीक है, जहाँ पे गीली मिट्टी होती है वहाँ पे अगर कोई चीज़ दब जाती है और मिट्टी सूख जाए तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, फॉसिल बन जाता है। गीली मिट्टी सूख गई और जो उसके अंदर एनिमल दबा था वो डिजेनरेट कर गया, डिसइंटीग्रेट कर गया, लेकिन उसका जो मार्जिन होती है ना वो फॉसिल के रूप में हमें दिखाई देती है। इस तरह से फॉसिल्स कई तरह के होते हैं, लेकिन चूँकि एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं है तो इसको हम यहीं रोक देते हैं। बस इतना पढ़िए स्टूडेंट्स आप कि पैलेंटोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल कहते हैं। सबसे अच्छे फॉसिल कहाँ बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में बनते हैं। फॉसिल्स हमें एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और फॉसिल्स के बेस पर पूरी फाइलोजेनी एक्सप्लेन की जा सकती है। ह्यूमन की फाइलोजेनी जो एक्सप्लेन की गई है ना वो फॉसिल के बेस पर। ह्यूमन का जो पहला एंसेस्टर है ना ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो भी तो फॉसिल के बेस पर है। होमो इरेक्टस रेक्टस फॉसिल के बेस पर है।
ठीक है, पैकिंग मैन फॉसिल के बेस पर है। तो ह्यूमन की पूरी फाइलोजेनी किस पे बेस्ड है? फॉसिल पर बेस्ड है। इसी तरह से हॉर्स की फाइलोजेनी फॉसिल पर बेस्ड है। कैमल की फाइलोजेनी फॉसिल पर बेस्ड है। एलिफेंट की फाइलोजेनी फॉसिल पर बेस्ड है। मैमथ सुना होगा आपने, मैमथ भी फॉसिल पर बेस्ड हैं। डायनासोर का पता चला फॉसिल के बेस पर। तो फॉसिल्स के बेस पर किसी भी एनिमल की हम पूरी फाइलोजेनी बना लेते हैं। फॉसिल्स के द्वारा हम उस एनिमल की एज भी पता कर लेते हैं कार्बन डेटिंग के द्वारा। फॉसिल की जब हम कार्बन डेटिंग करते हैं तो पता चल जाता है ये फॉसिल कितने पुराने हैं। फॉसिल जिस रॉक के अंदर दबते हैं उस रॉक की एज निकाल लेते हैं, ये रॉक कितनी पुरानी है, पता चल जाता है फॉसिल कितने पुराने हैं। तो कार्बन डेटिंग के द्वारा हम पता लगा लेते हैं। हाँ स्टूडेंट याद रखना, ह्यूमन के फॉसिल की एज को हम पता लगाते हैं आर्गन मेथड के द्वारा, आर्गन मेथड के द्वारा। ठीक, जैसे हम कार्बन डेटिंग करते हैं वैसे ही आर्गन डेटिंग की जाती है। तो ह्यूमन की फॉसिल्स की एज को पता लगाने के लिए हम आर्गन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉसिल्स डायरेक्ट एविडेंस देते हैं। फॉसिल्स एवोल्यूशन का डायरेक्ट एविडेंस देते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। एम्ब्रियोलॉजी के बेस पर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करना। मैं एनसीईआरटी लाइन पढ़ रहा हूँ, मिलाइए आप। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन was also proposed by Ernst Haeckel based upon the observation of certain feature। मार्क करें यहाँ से, Ernst Haeckel based upon the observation of certain feature during embryonic stage common to all vertebrates। Ernst Haeckel ही कह रहे हैं कि सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि एडल्ट में नहीं होते। एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो कॉमन है सारे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे एम्फीबियंस, फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब वर्टिब्रेट है ना। तो इन वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में वो कैरेक्टर सब में हैं, लेकिन एडल्ट में नहीं है। बताओ कौन सा? गिल स्लिट्स। सभी एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स हैं। फिश के एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स, एम्फीबिया के एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स, रेप्टाइल के एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स, बर्ड्स के एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स, मैमल्स के एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स, और ह्यूमन के एम्ब्रियो में भी गिल स्लिट्स, लेकिन एडल्ट में नहीं है। ठीक है, एडल्ट में नहीं है। अब जो फिश है, फिश क्या है? एडल्ट। तो एडल्ट फिश में भी गिल स्लिट्स हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि सभी वर्टिब्रेट के एंसेस्टर कौन है? कहीं ना कहीं फिश लाइक एनिमल है। मतलब एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल का एंसेस्टर फिश लाइक एनिमल है। ठीक है, लेकिन इसी को बाद में रॉन्ग कहा गया। किसने रॉन्ग किया? देखिए आप, वॉन बेयर। उसके बाद देखिए 2-3 लाइन छोड़कर, हाउएवर this proposal was disapproved। This proposal was disapproved on careful study performed by Carl Ernst von Baer, B-A-E-R। He noted that embryo never pass through adult stage of other animals। वॉन बेयर ने क्या कहा कि एम्ब्रियो कभी भी दूसरे एनिमल के एडल्ट के कैरेक्टर से पास नहीं होता। एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। अंडरलाइन करें इसको, और साथ में वॉन बेयर को अंडरलाइन कर लेना। वॉन बेयर क्या कह रहे हैं? एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। एम्ब्रियो अन एनिमल्स के एडल्ट स्टेज से कभी पास नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि एम्ब्रियो में अन्य एनिमल्स के जो एडल्ट के कैरेक्टर हैं वो कभी एम्ब्रियो में नहीं होते।
जबकि अर्न्स्ट हैकल ने क्या कहा था? अर्न्स्ट हैकल ने कहा था कि जितने वर्टिब्रेट हैं उनके एम्ब्रियो में कॉमन कैरेक्टर है, और वो कॉमन कैरेक्टर किसी में, किसी एडल्ट में भी होता है। जैसे वर्टिब्रेट, सभी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स हैं, लेकिन जो एडल्ट फिश है उसमें गिल स्लिट्स हैं। इसको किसने रॉन्ग बताया? इसको डिसअप्रूव किया है, इसे डिसअप्रूव किया है वॉन बेयर ने। वॉन बेयर ने ये कहा कि एम्ब्रियो कभी भी एडल्ट स्टेज से, एम्ब्रियो अन एनिमल के एडल्ट स्टेज से कभी पास नहीं होता, मतलब अन एनिमल्स के एडल्ट के करेक्टर को शो नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक लाइन देखते हैं। वो फिगर है 6.2, पढ़िए। ए फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर, ए फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म लाइक, बोलिए, लाइक क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स, लाइक क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स। बर्ड्स मीन्स आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। फिर सुनिए, ए फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म कौन है? क्रोकोडाइल एंड आर्कियोप्टेरिक्स, क्रोकोडाइल एंड आर्कियोप्टेरिक्स। कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी बर्ड्स है जिसमें दांत पाए जाते थे? वो कौन सी बर्ड्स है जिसमें टीथ पाए जाते थे? कौन सी है? आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स है, नोट कर लें, आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरेटिव एनाटॉमी देखते हैं हम। देखिए, कंपैरेटिव एनाटॉमी में दो तरह के ऑर्गन होते हैं, कि होमोलोगस होते हैं, एक एनालॉगस होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन और उनकी होमोलॉजी को हम स्टडी कर रहे हैं। होमोलोगस ऑर्गन उसे कहते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज़ के वो ऑर्गन जो कि स्ट्रक्चर और ओरिजिन में, स्ट्रक्चर और ओरिजिन में सिमिलर होते हैं, लेकिन फंक्शन में डिफरेंट होते हैं। फंक्शन में डिफरेंट क्यों हैं? हैबिटेट एडेप्टेशन के कारण। दोज organs which are similar in origin and structure but different in function called homologous organ। डिफरेंट स्पीशीज़ के वो ऑर्गन्स जो कि स्ट्रक्चर और ओरिजिन में सिमिलर हैं, स्ट्रक्चर और ओरिजिन में सिमिलर हैं, लेकिन फंक्शन में डिफरेंट है। फंक्शन में डिफरेंट क्यों हैं? हैबिटेट एडेप्टेशन के कारण, हैबिटेट एडेप्टेशन के कारण। और इनके, इन ऑर्गन्स के बीच में जो एफिनिटी पाई जाती है ना, उसे कहते हैं होमोलॉजी, उसे कहते हैं होमोलॉजी। होमोलॉजी तीन तरह की है। पहले फाइलोजेनी होमोलॉजी या फाइलोजेनेटिक होमोलॉजी। फाइलोजेनेटिक होमोलॉजी, जब डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच, जब डिफरेंट स्पीशीज़ में होमोलोगस ऑर्गन पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक होमोलॉजी। जैसे ह्यूमन की 4 आर्म मतलब हाथ, ठीक, ह्यूमन की 4 आर्म, हॉर्स की 4 आर्म, व्हेल का फ्लिपर, बैट का विंग, बैट का विंग, फ्रॉग की 4 आर्म, क्या है? होमोलोगस ऑर्गन है। तो ये जो होमोलॉजी है कहलाएगी फाइलोजेनेटिक होमोलॉजी। इसे कहेंगे फाइलोजेनेटिक होमोलॉजी। दूसरी कौन सी है? सीरियल होमोलॉजी। सीरियल होमोलॉजी, जब एक ही एनिमल के 2 ऑर्गन्स के बीच में होमोलॉजी हो। जैसे हमारा हाथ और पैर, 4 आर्म एंड हाइंड आर्म, 4 आर्म एंड हाइंड आर्म, हाथ और पैर, हैंड और लेग के बीच में जो होमोलॉजी है उसे कहते हैं सीरियल होमोलॉजी। और तीसरी है सेक्सुअल होमोलॉजी। मेल फीमेल के सेक्स ऑर्गन में जो होमोलॉजी पाई जाती है उसे कहते हैं सेक्सुअल होमोलॉजी। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ये कहलाती है सेक्सुअल होमोलॉजी।
जिन एनिमल्स में होमोलॉगस, जिन स्पीशीज़ में होमोलॉगस ऑर्गन पाए जाते हैं उन सभी स्पीशीज़ की ओरिजिन एक ही एंसेस्टर्स होती है। वो सभी स्पीशीज़ जिनमें होमोलॉगस ऑर्गन हैं उनकी ओरिजिन है ना कॉमन एंसेस्टर्स होती है, एक ही एंसेस्टर्स होती है। और जब एक एंसेस्टर से कई स्पीशीज़ उत्पन्न होती हैं तो उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो होमोलॉगस ऑर्गन कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जिन स्पीशीज़ में होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं उनकी ओरिजिन एक ही कॉमन एंसेस्टर से होती है और इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं हैबिटेट एडेप्टेशन के कारण। सभी वर्टिब्रेट में ब्रेन का डेवलपमेंट होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। सभी वर्टिब्रेट्स में हार्ट का डेवलपमेंट होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। सभी वर्टिब्रेट्स में 4 आर्म होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। सभी वर्टिब्रेट्स में हाइंड आर्म होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब इन सभी वर्टिब्रेट्स की ओरिजिन किसी एक ही एंसेस्टर से हुई है, किसी एक ही एंसेस्टर से हुई है। मैं होमोलॉगस ऑर्गन का डायग्राम बनाता हूँ, आप भी नोट करें। देखिए, सबसे पहले ह्यूमन की 4 आर्म। तो देखिए 4 आर्म में सबसे ऊपर बोन जो होती है उसे हम कहते हैं ह्यूमरस। इसको मैंने एच से रिप्रेजेंट किया। इसके बाद रेडियस अल्ना होती है। तो देखिए रेडियस और अल्ना, इसको मैंने आर यू से रिप्रेजेंट किया। फिर कार्पल बोन होती हैं और इसके बाद आती है मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल कितनी होती हैं 5, ठीक है। और मेटाकार्पल के बाद आती हैं फेलेंजेस। तो देखिए फेलेंजेस हो गई हैं, ये फेलेंजेस हो गई। तो फेलेंजेस को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ह्यूमन आर्म है। ह्यूमन आर्म में कौन कौन सी बोन है? ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और फेलेंजेस। ह्यूमन की 4 आर्म। अब हम बैट की 4 आर्म बनाते हैं। तो देखिए बैट की 4 आर्म में ह्यूमरस के बाद आती है रेडियस अल्ना, ये हो गई रेडियस अल्ना, और ये फेलेंजेस हो गई, इसको हम लिख देते हैं रेडियस अल्ना। इसके बाद आती है मेटाकार्पल होती हैं और फिर आते हैं फेलेंजेस। ये फेलेंजेस हो गई। बैट में विंग्स नहीं होता, बैट में क्या होता है? पेटेजियम होता है। इसको हम पेटेजियम बोलते हैं क्योंकि ये स्किन का फोल्ड होता है, इसको बोलते हैं हम पेटेजियम। व्हेल में आ जाइए। देखिए ये हो गई ह्यूमरस, ये तो बैट का था। अब हम देख रहे हैं व्हेल में। उसके बाद रेडियस अल्ना, ये रेडियस अल्ना हो गई। फिर कार्पेल और मेटाकार्पेल और ये फेलेंजेस, ये फेलेंजेस हो गई। ये डायग्राम मैंने बनाया व्हेल का फ्लिपर। ये व्हेल का क्या है? फ्लिपर है, ठीक है। इसी तरह से हम फ्रॉग में देखें तो फ्रॉग में भी यही बोन्स हैं 4 आर्म में। ये सब क्या शो कर रहे हैं? होमोलॉगस ऑर्गन को। बर्ड्स में और देख लेते हैं। देखिए बर्ड्स में ये हो गई ह्यूमरस, ये कौन सा गया? ह्यूमरस हो गई, ठीक है। बर्ड्स में देखते हैं तो ह्यूमरस के बाद ये रेडियस अल्ना के बाद कौन सी आएगी? कार्पेल। देखिए ये कार्पेल हो गई और फिर उसके बाद मेटाकार्पेल और ये फेलेंजेस, ठीक है।
ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और ये फ्लेंजेस, और इस पर क्या लगे हुए हैं, विंग। ये देखिए विंग लगा हुआ है। ये हो गया। इधर देखिए, ये बैट में देखिए ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और फिर फ्लेंजेस, ठीक है। और ये क्या है, इसके विंग्स हैं। तो हमने यहाँ पे जो अभी डायग्राम बनाए सभी होमोलॉगस ऑर्गन के हैं। सबसे पहले ह्यूमन का फोर आर्म, बैट का फोर आर्म, व्हेल का फ्लिपर, बर्ड्स का फोर आर्म। तो इन सब के स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि सब में ह्यूमरस है, सब में रेडियस अल्ना है और सब में क्या है, फेलेंजेस हैं। जब इनके स्ट्रक्चर सेम है, ये एनाटॉमिकली सेम है, तो इनकी ओरिजिन भी सेम है। फंक्शन डिफरेंट क्यों है, वो है हैबिटेट एडेप्टेशन की वजह से। व्हेल चूँकि पानी में रहती है, व्हेल एक्वेटिक है, तो उसका फोर आर्म फ्लिपर में जब बदल गया। बर्ड्स एरियल है, तो उसमें एरियल एडेप्टेशन हुआ और वो विंग्स में बदल गए। तो इनके जो फंक्शन में डिफरेंस है वो किसकी वजह से है, हैबिटेट एडेप्टेशन की वजह से। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसे कहते हैं, देखिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जब किसी एक एंसेस्टर से कई स्पीशीज डेवलप होती हैं तो उसे कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखो मान लो ये एक एंसेस्टर है, ये क्या है, एंसेस्टर, ठीक है। इस एक एंसेस्टर से, है ना, कई स्पीशीज डेवलप हुई। इसको क्लोजअप कर दीजिए थोड़ा सा, देखिए ये कई एंसेस्टर मान लीजिए टेरेस्ट्रियल था, इसकी कुछ स्पीशीज पानी में रहने लगी, एक्वेटिक हो गई। कुछ पेड़ पे रह रही हैं तो वो आर्बोरियल हो गई, जो पानी में गई वो एक्वेटिक हो गई, ठीक है। कुछ एयर में हैं तो एरियल हो गई, ठीक है। तो एंसेस्टर तो कॉमन है, लेकिन जो उसकी स्पीशीज़ अलग अलग हैबिटेट में जाके रहने लगी और उन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशन इसलिए किए जिससे वो सर्वाइव कर सकें। तो देखिए एक एंसेस्टर से कई स्पीशीज़ डेवलप हो रही हैं, तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कॉमन एंसेस्ट्री। तो जिन एनिमल्स में, जिन स्पीशीज़ में होमोलॉगस ऑर्गन पाए जाते हैं वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। एक एग्जाम्पल और याद कर लीजिए, बोगनविलिया का थॉर्न और कुकुरबिटा का टेंड्रिल। कुकुरबिटा का टेंड्रिल और बोगनविलिया का थॉर्न, THORN, कौन सा ऑर्गन है, होमोलॉगस। वो क्या है, होमोलॉगस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो भी नोट करें आप, बैट विंग और बर्ड्स विंग। बैट विंग, बर्ड्स विंग, ये दोनों में आता है, होमोलॉगस भी एनालॉगस भी, क्योंकि फंक्शन सेम है और एनाटॉमी भी सेम है। तो इसे किस में रखें हम, होमोलॉगस में या एनालॉगस में, ये होमोलॉगस में आएगा, क्योंकि पहले हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं, फंक्शन कंसीडर नहीं करते। तो बैट विंग और बर्ड्स विंग होमोलॉगस ऑर्गन है, एनालॉगस ऑर्गन नहीं है। बैट विंग, बर्ड्स विंग कौन सा ऑर्गन है, होमोलॉगस, एनालॉगस नहीं है ये। नेक्स्ट पॉइंट, एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन कौन से होते हैं, वो ऑर्गन जिनके फंक्शन सेम होते हैं लेकिन ओरिजिन और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसे कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। दोज ऑर्गन्स विच आर similar in function but different in origin and structure called analogous organ. Different species के वे ऑर्गन्स जिनके फंक्शन सेम हैं लेकिन स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट है, उन्हें क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं।
और उनके बीच में पाई जाने वाली एफिनिटी को एनालॉजी कहते हैं। जिनमें एनालॉगस ऑर्गेन है ना, वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। कन्वर्जेंट मतलब उनके एंसेस्टर अलग अलग हैं, वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इंसेक्ट का विंग, मॉथ का विंग, MOTH मॉथ का विंग, फ्लाइज का विंग, बैट का विंग, बर्ड्स का विंग, सबका फंक्शन सेम, लेकिन सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट, सबकी ओरिजिन डिफरेंट। तो कौन सा ऑर्गन हो गया ये? एनालॉगस हुआ। कौन सा हुआ ये? एनालॉगस हो गया। ठीक है। तो जिन स्पीशीज़ में एनालॉजी पाई जाती है उनके एंसेस्टर भी डिफरेंट होते हैं, उनके एंसेस्टर भी डिफरेंट होते हैं। एनालॉगस ऑर्गन की और एग्जाम्पल हैं ऑक्टोपस आई, ह्यूमन आइज। ऑक्टोपस आई, ह्यूमन आई, कौन सा ऑर्गन हुआ ये? एनालॉगस, एनालॉगस होगा ये। एनसीईआरटी में दिया है आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, एनालॉगस। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, एनालॉगस। वो कौन से हैं? एनालॉगस हैं। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो रूट है और पोटैटो क्या है? स्टेम है, ट्यूबर है ये, तो एनालॉगस है ये क्या है? एनालॉगस है। तो ऐसे ऑर्गन जिनके फंक्शन सेम होते हैं और स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट होती है उन्हें एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं, है ना। और इनके बीच की एफिनिटी को एनालॉजी कहते हैं। और इनकी ओरिजिन चूँकि अलग अलग एंसेस्टर से हुई तो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म को लंदन में स्टडी किया गया था 1920 में, है ना। 1920 में इंग्लैंड के लंदन शहर में, है ना, बिस्टन बिटुलेरिया, बिस्टन कार्बोनिफेरा की स्टडी की गई और इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म को एक्सप्लेन किया गया। ये एग्जाम्पल है एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन का, ये एग्जाम्पल है एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन का, और ये एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का भी। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि अभी आप स्टडी करेंगे बिस्टन की एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई और दूसरे की इंक्रीज़ हुई, तो किसकी वजह से हुई? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के द्वारा हुई। मैं डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इंग्लैंड में, इंग्लैंड के लंदन सिटी में बिस्टन मॉथ की स्टडी की गई। बिस्टन मॉथ जब फॉरेस्ट था तो उस समय बिस्टन बिटुलेरिया की संख्या बढ़ी और जब इंडस्ट्रीज़ लगी तो बिस्टन कार्बोनिफेरा की संख्या बढ़ी और जब दोबारा से फॉरेस्ट आ गया तब फिर बिस्टन बिटुलेरिया की संख्या बढ़ी। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। बिस्टन मॉथ, बिस्टन क्या है? मॉथ है, MOTH। बिस्टन कार्बोनिफेरा की संख्या का बढ़ना एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का। नोट करें, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है? बिस्टन कार्बोनिफेरा, और बिस्टन कार्बोनिफेरा की संख्या का बढ़ना कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन, एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन। हालांकि ये नेचुरल अडेप्टेशन का भी एग्जाम्पल है, नेचुरल सिलेक्शन का भी एग्जाम्पल है। डियर स्टूडेंट्स, इसके डायग्राम को ड्रॉ करें। तो बिस्टन की दो स्पीशीज़ हैं, एक बिस्टन बिटुलेरिया है और एक बिस्टन कार्बोनिफेरा है। कार्बोनिफेरा
डार्क कलर के थे और बिस्टन बिटुलेरिया वो वाइट कलर के थे। देखिए ये हैं बिस्टन बिटुलेरिया। बिस्टन बिटुलेरिया कहाँ पाए जाते थे ये? इंग्लैंड में, इंग्लैंड के लंदन सिटी में। क्या नाम है इसका? बिस्टन बिटुलेरिया। ये हो गया बिस्टन बिटुलेरिया। जब फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट जिसमें क्या था? फॉरेस्ट था, तो पेड़ों पर लाइकेन होता था। देखिए लाइकेन मैंने बनाया, इस लाइकेन में ये छिप गया देखिए, और ऐसा छिपा कि आपको भी दिखाई नहीं दे रहा। तो उस समय इनकी संख्या बढ़ रही थी, पॉपुलेशन क्या हुई? इंक्रीज। तो पॉपुलेशन जब फॉरेस्ट था तो इनकी इंक्रीज हुई। और जो बिस्टन कार्बोनिफेरा है, बिस्टन कार्बोनिफेरा, ये डार्क कलर का होता है। देखिए ये क्या है? बिस्टन कार्बोनिफेरा। ठीक है, ये क्या है? डार्क कलर का होता है। ये अपने आप को लाइकेन में नहीं छिपा पाए, तो इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, क्योंकि इन्हें प्रीडेटर खा जाते थे। प्रीडेटर कौन थे? इनके बर्ड्स। तो जब देखिए फॉरेस्ट था तो उस समय बिस्टन बिटुलेरिया की संख्या बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि बिस्टन बिटुलेरिया अपने आप को लाइकेन में छिपा लेते थे, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, क्योंकि इसको बर्ड्स नहीं खा पा रही थी ना। लेकिन ये अपने आप को छिपा नहीं पाए, ये डार्क कलर के थे, लाइकेन था लाइट कलर का, तो इन्हें बर्ड्स खा गई, इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। लेकिन जब इंडस्ट्रीज़ लगी, देखिए जब इंडस्ट्रीज़ का ज़माना आया तब फॉरेस्ट ख़त्म हो गया, डिफॉरेस्टेशन हुआ, पेड़ों को काट दिया गया, तब इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गई, इन्हें बर्ड्स खा गई, प्रीडेटर खा गए। लेकिन बिस्टन कार्बोनिफेरा, ये कौन सा है? बिस्टन कार्बोनिफेरा, इनकी संख्या बढ़ गई। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ी क्योंकि इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा था उसमें अपने आप को छिपा ले रहे थे, है ना, उसमें छिप गए, कैमोफ्लेज कर लिया, तो इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी क्योंकि इन्हें प्रीडेटर पहचान ही नहीं रहते। ठीक, पॉपुलेशन बढ़ गई। इन्होंने एक काम और किया, ब्लैक पिगमेंट इनके अंदर और बनने लगा, तो मेलानिन पिगमेंट और ज़्यादा बना, तो इनके अंदर जो ब्लैक पिगमेंट था वो इंक्रीज़ हो गया, मेलानिन पिगमेंट इंक्रीज़ हो गया। तो मेलानिन के बढ़ने को हमने कहा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कहा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को कौन शो करता है, तो आप क्या लिखेंगे? बिस्टन कार्बोनिफेरा। इधर देखिए क्या लिखा है? बिस्टन कार्बोनिफेरा, तब इसको करेंगे आप। ठीक है, देखिए उसके बाद दोबारा से रिफॉरेस्टेशन हुआ, फिर फॉरेस्ट लगाए गए। जब दोबारा से रिफॉरेस्टेशन हुआ, फॉरेस्ट लगाए गए, तब फिर बिस्टन बिटुलेरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई और बिस्टन कार्बोनिफेरा की पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। बिस्टन कार्बोनिफेरा की पॉपुलेशन का इंक्रीज होने का कारण कौन था? ह्यूमन, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो ह्यूमन लगाई थी ना, इसी को कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का कॉज है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। बिस्टन बिटुलेरिया ने अपने आप को फॉरेस्ट के लाइकेन में छुपा लिया, है ना, और प्रीडेटर की पहचान में नहीं आए, उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई।
नेचुरल ये सिलेक्शन है, लेकिन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आता है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का कॉज क्या है, तो आप लिखेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन लिखिएगा। इंसेक्ट या मॉस्किटो डीडीटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मॉस्किटो रेजिस्टेंट टू डीडीटी। अगर इंसेक्ट या कोई और इंसेक्ट्स है या कोई और एनिमल है और वो डीडीटी या किसी की चीज़ के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है, वो एग्जाम्पल भी इसी में ही आता है, नेचुरल एडेप्टेशन में। उसने आपको एडेप्ट कर लिया, और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं नेचुरल सिलेक्शन में भी, आप आगे पढ़ेंगे इसे, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल नेचुरल सिलेक्शन के भी हैं। रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड, रेजिस्टेंट टू पेस्टिसाइड, ठीक है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या नेचुरल एडेप्टेशन के। नेक्स्ट पॉइंट, डियर स्टूडेंट्स, मैं एनसीईआरटी लाइन पढ़ रहा हूँ, मिलाइए आप। एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स etc has only resulted in the selection of resistant varieties, selection of resistant variety in much lesser time scale. This is also true for the microbes against which we employ antibiotic or drugs against eukaryotic organism or cell. अगर क्वेश्चन आता है कि माइक्रोब्स रेजिस्टेंट हो गए, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गए, है ना, या बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गए, इस तरह क्वेश्चन आता है, तो क्या होगा, वो नेचुरल सिलेक्शन में आ गया, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन में। बिस्टन बिटुलेरिया का क्वेश्चन अगर आएगा तब क्या लिखेंगे, एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन, एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक है डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंच एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का, डार्विन फिंच एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का। डार्विन फिंचेस पाई जाती थी गैलापागोस आइलैंड पर, गैलापागोस आइलैंड पर। डार्विन फिंचेस जो हैं वो स्मॉल ब्लैक बर्ड्स हैं, गैलापागोस आइलैंड थे ना, वहाँ पे पाई जाती थी, अलग अलग आइलैंड पर अलग अलग तरह की बर्ड्स थी ये, और इनकी पूरी मॉर्फोलॉजी सेम थी, बस इनकी बीक में डिफरेंस था, चोंच में डिफरेंस था, चोंच बीक जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये शो करते हैं एडेप्टिव रेडिएशन को। डार्विन फिंचेस एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। हालांकि डार्विन फिंचेस का जो मेन एंसेस्टर था वो कौन था, सीड ईटर, वो था सीड ईटर। उस सीड ईटर एंसेस्टर से, उस सीड ईटर एंसेस्टर से, है ना, फ्लावर ईटर और फ्रूट ईटर, कैक्टस ईटर, डार्विन फिंचेस की ओरिजिन हुई, इंसेक्टिवोरस की ओरिजिन हुई। तो डार्विन फिंचेस का जो मेन एंसेस्टर है वो कौन है, सीड ईटर। उस सीड ईटर एंसेस्टर से कैक्टस ईटर, कैक्टस ईटर, फ्रूट ईटर, और क्या बताया मैंने आपको, इंसेक्टिवोरस, है ना, डार्विन फिंचेस की फ्रूट ईटर की ओरिजिन हुई। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आता है कि डार्विन फिंचेस का मेन एंसेस्टर का फूड हैबिटेट क्या था, तो आप क्या लिखेंगे, सीड ईटर, सीड ईटर। नेक्स्ट पॉइंट, मार्सुपियल रेडिएशन। मार्सुपियल रेडिएशन, मार्सुपियल केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। मार्सुपियल केवल ऑस्ट्रेलिया में क्यों है, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। मार्सुपियल केवल ऑस्ट्रेलिया में ही रिस्ट्रिक्टेड है, और उसका रीज़न है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया किसी और से, किसी और कॉन्टिनेंट से कनेक्शन नहीं है, और वो वहाँ पे सर्वाइव कर गए क्योंकि वहाँ पे उनके प्रीडेटर नहीं थे। तो एडेप्टिव रेडिएशन के दो एग्जाम्पल याद रखना, डार्विन फिंचेस और दूसरा क्या है, मार्सुपियल रेडिएशन, मार्सुपियल रेडिएशन, मार्सुपियल रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन के दो एग्जाम्पल याद कर लो बस,
एक कौन सा है, डार्विन फिंचेस, और दूसरा है मार्सुपियल रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन भी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करता है। एक एंसेस्टर से कई स्पीशीज़ की ओरिजिन हो जाती है, और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ का जो कॉज है वो है एडेप्टिव रेडिएशन, किसी नए एनवायरनमेंट में अपने आप को एडेप्ट करना, किसी नई हैबिटेट में अपने आप को एडेप्ट करना। तो डियर स्टूडेंट्स, एडेप्टिव रेडिएशन का पहला एग्जाम्पल क्या है, डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस का एंसेस्टर था सीड ईटर। अब मैं आपको बताता हूँ मार्सुपियल रेडिएशन। देखिए मार्सुपियल, एक ही मार्सुपियल एंसेस्टर से कई स्पीशीज़ की ओरिजिन हुई। मार्सुपियल एंसेस्टर से बैंडेड आंट ईटर बना, बैंडेड आंट ईटर। दूसरा टाइगर कैट। तीसरा तस्मेनियन वॉल्फ। शुगर ग्लाइडर। और इसके बाद देखिए मार्सुपियल मोल, नोट कर लें, मार्सुपियल मोल। और फिर क्या है, कोला, KOALA, कोला। और फिर बैंडिकूट, और उसके बाद वॉम्बैट और कैंगेरू। ये सब मार्सुपियम हैं। मार्सुपियम समझते किसे कहते हैं? मार्सुपियम को रखा गया मेटाथीरिया में। मैमल्स हैं, ये सब मैमल्स हैं, ठीक, क्योंकि इनमें मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। मार्सुपियम उसे कहते हैं, आपने देखा होगा कंगारू के एब्डोमेन में, मतलब पेट में एक स्पेशल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलिया होती है, जिसे मार्सुपियम कहते हैं, और उसमें अपने बच्चों को वो रखता है। क्योंकि जितने मार्सुपियल मैमल्स हैं, ये जो बच्चे देते हैं वो बहुत कम डेवलप होते हैं, तो वो बच्चे धीरे धीरे अपनी मदर के मार्सुपियम में चले जाते हैं, और मार्सुपियम में उस समय तक रहते हैं जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाते। मार्सुपियम में मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, मार्सुपियम में रहकर ये मिल्क फीड करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कंगारू में, उसके एब्डोमेन में, उसके पेट के नीचे एक थैलिया होती है, उस थैलिया को कहते हैं मार्सुपियम। तो ऑस्ट्रेलिया में से बहुत से एनिमल हैं जिनमें मार्सुपियम पाई जाती है, और वही उन सब की ओरिजिन एक ही एंसेस्टर से हुई है, और हैबिटेट एडेप्टेशन की वजह से उन्होंने मार्सुपियल रेडिएशन को शो किया। मैं फिर एक बात कहूँ, एंसेस्टर तो एक ही है, उसी से मार्सुपियल रैट की ओरिजिन हुई, उसी से बैंडेड आंट ईटर की ओरिजिन हुई, उसी से टाइगर कैट की ओरिजिन हुई, उसी से तस्मेनियन वॉल्फ की ओरिजिन हुई, और उसी से मार्सुपियल मोल की ओरिजिन हुई, उसी से शुगर ग्लाइडर की ओरिजिन हुई, और उसी से कोला की ओरिजिन हुई, और उसी से बैंडिकूट की, और उसी मार्सुपियल एंसेस्टर से वॉम्बैट की, और उसी से कैंगेरू की। डियर स्टूडेंट्स, ये एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप थक गए, मैं नहीं थका। मैं देख रहा हूँ कि आप थक रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।